हाँ जी, राम राम प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जो कि हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश का पहला भौतिक प्रदेश रहने वाला है, जिसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आज की इस कक्षा में हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में जानने वाले हैं। उसको लेकर जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आज की इस कक्षा में हम जानने वाले हैं। तो करते हैं क्लास को शुरू बिना किसी देरी के, बिना आपका समय गवाए। तो आज की इस कक्षा में हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, तो एक बार अपन यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको भी लग जाए दिखने के बाद, हाँ भाई यही पढ़ने वाले हम। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, जो कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये राजस्थान के मरुस्थल जो हिस्सा है ये पश्चिमी भाग में होगा। ठीक है भाई, ये लो जी, ये आज की हमारी कक्षा का टॉपिक रहने वाला है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहता हूँ मौखिक रूप से, बाकी लिखित में तो अपन बातें करेंगे। ये जो मरुस्थल है ये मुख्य रूप से दो देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में? दो देशों में, पाकिस्तान और भारत में। ठीक है, पहले तो अपन मरुस्थल की बात करते हैं, पश्चिम बाद में लेंगे पर अपन थोड़ा सा के मरुस्थल जो कि अपने भारत के पश्चिम हिस्से में देखने को मिलता है उसकी बात करते हैं। पर ये जो मरुस्थलीय हिस्सा है ना, ये दो देशों में फैला हुआ है, एक तो भारत के अंदर और दूसरा पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, भारत एंड पाकिस्तान। अब ये जो भारत के अंदर है, भारत के अंदर इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। अब देखो, इस मरुस्थल को अगर मैं 100% मान लेता हूँ, भाई 100% मरुस्थल एक स्थला करती है, तो भारत के अंदर वो पाई जाती है 85%। ठीक है, ये जो मरुस्थल का हिस्सा है भारत के अंदर 85% मिलता है, और पाकिस्तान के अंदर आता है 15%। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब अपने को ना तो पाकिस्तान की बात करनी और ना ही कंप्लीट भारत की बात करनी, ये अपन बेसिकली बातें कर रहे हैं छोटी मोटी जो भी हमारे तथ्य है इस मरुस्थल को लेकर। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ भारत के बारे में। भारत के बारे में मैं सामने तुम्हारे यहाँ पे कुछ चीजें लिखता हूँ कि ये जो मरुस्थल है ना, ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? सर ये 4 राज्यों में है। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला आता है पंजाब। कौन सा आता है? पंजाब। दूसरा आता है हरियाणा। क्या आता है? हरियाणा। फिर आता है राजस्थान, और लास्ट में आता है गुजरात। ठीक है मेरे भाई, ये 4 स्टेट में इसका फैलाव देखने को मिलता है, विस्तार देखने को मिलता है। अब ना तो अपन पंजाब की बात करेंगे, ना हरियाणा की, और ना ही गुजरात की, अपन बात करेंगे राजस्थान की। ठीक है, याद रह जाएगी तीन बातें जी। अब ये जो 85% हिस्सा था, उसको अपन यहाँ मान लेते हैं कि भाई भारत के अंदर 100% है। भारत का तो अपन ने 100% माना। अब इस 100% का भी इन 4 स्टेटों में, इन 4 राज्यों के अंदर राजस्थान में आता है 62%। 62% हिस्सा इस थार के डेजर्ट का देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करूं, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में 61.11% हिस्से पे क्या मिलता है? थार का मरुस्थल का विस्तार अपने को देखने को मिलता है। और इस 61.11% हिस्से में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। इतनी बात याद रह जाएगी? जिससे रह जाएगी, अभी तो स्टार्ट किया है आपने। आगे देखो, थोड़ा सा गला खराब है तो ज्यादा तेज मैं बोलूंगा नहीं, ज्यादा तेज मैं बोलूंगा नहीं, तो फिर भी आपको थोड़ा सा सुनना है ना, इत्मीनान के साथ सारी बातें सुननी है। जो भी बातें मैं तुम्हें बताऊं उसको पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और अपनी जो नोट्स वाली कॉपी है उसके अंदर नोट डाउन करते हुए चलो। ठीक है, ये देखो, अब मैं तुम्हारे लिए एक नक्शा लेके आया हूँ। नक्शा तो क्या है, ये लो, मैंने इसको काट दिया थार के मरुस्थल को, जो कि राजस्थान वाला है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो ये आती है लगभग 644 किलोमीटर लंबाई। ठीक है, अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो लगभग 300 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। ठीक है, ये राजस्थान की बात हो रही है। अब अपन मरुस्थल की बात करते हैं तो लगभग 2,59,000 2,45,000 के समथिंग अराउंड इसका क्या है? टोटल एरिया है। मगर राजस्थान के अंदर इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, ये बात भी अपने को इसमें ध्यान में रखनी है। तो ये जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है,
ये भारत का या विश्व का अपन कहे सबसे नवीनतम मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? सबसे नवीनतम मरुस्थल है, नवीनतम मरुस्थल है। अब सबसे नवीनतम है तो सबसे युवा भी यही होगा। जी सर, युवा मरुस्थल भी यही है। ये बात भी ध्यान में रखनी है अपने को, ठीक है। सर्वाधिक घना भी अभी अपन ने देखा यहाँ पे कितनी जनसंख्या, कितनी पॉपुलेशन डिजर्व करती है, तो आपने कहा सर 40%, 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी क्या है ये? सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी मरुस्थल यही माना जाता है। ये बात भी ध्यान में रखनी है। यहाँ पे सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, यानी कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी इसे कहते हैं। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी अपना यही है, थार का मरुस्थल ये, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे देखो कुछ विशेषताएं हैं इस मरुस्थल की, जैसे यहाँ पे जन घनत्व भी मिलता है, यानी कि लोग भी है यहाँ पे। यहाँ पे लोग होंगे तो पशु घनत्व भी मिलेगा, मिलेगा सर यहाँ पे खनिज भी है, यहाँ पे वर्षा वगैरह भी ठीक ठाक है। और मरुस्थल की अगर और डेजर्ट की तुलना करें तो उनकी कंपैरिजन में यहाँ पे वर्षा भी ठीक ठाक होती है, और यहाँ पे खनिज विविधता भी है। इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण इस मरुस्थल को कहा जाता है सर्वाधिक धनी मरुस्थल। क्या कहा जाता है? सर्वाधिक धनी मरुस्थल भी इसे कहा जाता है। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। रह जाएगी बात? जी सर रह जाएगी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, कोनो टेंशन वाली बात भी नहीं है। अब सुनो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे बरसात कितनी होती है, तो मरुस्थल है तो बरसात भी कम होगी, होगी कि नहीं? अब सुनो, यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग वार्षिक वर्षा अगर मैं कहूं तो यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है 0 से 50 सेंटीमीटर। और इसको वर्षा के आधार पे भी देखो 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो 15 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, एक 25 वाला, एक 50 वाला। ऐसे भी मरुस्थल को 3 भागों में बारिश के आधार पे, वर्षा के आधार पे डिवाइड किया गया है। इतना अपने को ध्यान में नहीं रखना है। अगर मैं यहाँ की जलवायु की बात करूं तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय टाइप की जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण भी है उपोष्ण भी है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो जलवायु है ना वो शुष्क है। कैसी है? शुष्क है, शुष्क जलवायु। समझते, शुष्क का मतलब ऐसी जलवायु है, ठीक है, ड्राई थोड़ी सी। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर मैं देखो एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको। अच्छी बात क्या है सर बताओ, बिना हिले बताओ, ठीक है। आप हिलते ज्यादा, इधर के इधर, इधर के इधर घूमते रहते हो। देखो आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। अच्छी बात ये है, ध्यान से सुनिएगा। आप कभी देखना जो मरुस्थलीय एरिया होगा ना, या जो डेजर्ट एरिया होगा ना, वहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो कटीले मिलेंगे। अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण सुनना, नरेंद्र मोदी इसका कारण नहीं, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। इसका जो कारण होता है ना वो कारण होता है कि जो मरुस्थलीय या डेजर्ट एरिया होता है ना वहां पे बारिश कम होती है। अब पानी के अभाव के अंदर जो पौधा होता है ना उसकी पत्तियां क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के कारण वो किसका रूप ले लेती है? कांटों का रूप ले लेती है। इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि जो भी डेजर्ट एरिया होगा उस डेजर्ट एरिया के अंदर हमें कांटेदार झाड़ियां या कांटेदार पौधे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो अब मैं कुछ पौधों की यहाँ की प्रमुख जो अपन कहें वनस्पति की बात करूं, वनस्पति की मैं अगर बात करूं तो वनस्पति यहाँ पे मिलती है कैसी? तो यहाँ पे एक तो जैसे रोहिड़ा हो गया, खेजड़ी हो गया, कैर हो गया, बेर हो गया, अरना हो गया, पीलू हो गया, पीलू, ये लो जी, ठीक है। ये यहाँ के कुछ प्रमुख वृक्ष है, पौधे मिलते हैं यहाँ पे। फसलों की अगर मैं बात करूं तो बाजरा, ज्वार, ये यहाँ की प्रमुख फसल है, क्योंकि इनके उत्पादन में पानी की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। राजस्थान के अंदर भी अगर कोई सर्वाधिक फसल होती है ना तो वो हमारी बाजरा होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि सर्वाधिक विस्तार किसका है? मरुस्थल का है, और मरुस्थल में प्रमुख फसल कौन सी है? बाजरा होती है। तो स्वाभाविक सी बात है राजस्थान में भी बाजरा ही होगा ना। तो ये ध्यान में अपने को रखना है, यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है? बाजरा है। ये आपको सर्वाधिक उत्पादन भी बाजरे का ही होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बारिश के पानी से बाजरा हो जाता है भाई साहब, आप चल रहा है ना बाजरे वाला टाइप। हाँ जी, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी बात याद रह जाएगी? जी सर याद रह जाएगी। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, देखो जलवायु अपन ने देख ली, वनस्पति अपन ने देख ली, तो यहाँ की मिट्टी की बात कर ही लेते हैं। अगर आपसे यहाँ की मिट्टी का प्रकार पूछ ले भाई मृदा बताओ, मृदा कैसी है, तो मैं आपको कहूंगा एक नाम ध्यान रख लेना, एंटीसोल। क्या रख लोगे? एंटीसोल। एंटीसोल से मतलब क्या है?
एंटी सोल का मतलब होता है रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी, ठीक है, बलुई मिट्टी यहाँ पाई जाती है। मैं कह सकता हूँ सैंड, क्या कह सकता हूँ, SAND, ठीक है। अगर मैं कर दूं SEND तो ये तो हो गया सैंड भेजना, और ये सैंड ये वाला हो गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये लो जी। अब इस मिट्टी की विशेषता बताता हूँ, बहुत ही शानदार विशेषता है इसकी। शानदार विशेषता क्या है सर, आप तो शानदार ही शानदार बताते हो। अब है ही यार, शानदार तो बताना तो पड़ेगा। विशेषता ये है कि ये जो मिट्टी होती है ना, ये थोड़ी रेतीली टाइप की होती है सर। ये तो यहाँ लिखा हुआ है रेतीली, अब आप इसी में से छाप रहे हो, कॉपी पेस्ट मार रहे हो। देखो रेतीली यानी कि इसके जो कण होते हैं ना, कण थोड़े से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इस मिट्टी के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। एक तो हमारी चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है ना, उसके कण पास पास होते हैं। एक आप उसमें पानी डाल के देखना, वो क्या है कि वो पानी को देरी से क्या करेगी, अपने अंदर सोखेगा। मगर ये जो मिट्टी होती है ना, इस मिट्टी के अंदर क्या होता है, पानी ग्रहण करने की, पानी सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जैसे इस बारिश का पानी गिरता है, ये उसको सोख लेती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अभी अपने बारिश बारिश के मौसम के अंदर अपन नहीं गिरवाते अपने घर के पास, जहां पानी ज्यादा भरा रहता है, वहां पे अपन रेत डलवाते हैं ताकि वो पानी को सोख ले बारिश के मौसम में। तो इसीलिए उसका कारण क्या है कि एंटीसोल, ये जो मृदा है या रेतीली बलुई मिट्टी है, इसके अंदर क्या होता है, पानी को ऑब्जर्व करने की क्षमता क्या होती है, जल ग्रहण की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है इस मिट्टी की। और एक विशेषता क्या होती है कि जैसे गर्मियों का टाइम होता है तो रेत क्या होती है, जैसे सूर्य की किरणें इस पे पड़ेंगी, सनलाइट जैसे इस पे आके गिरेगी, तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। मगर जैसे ही सूरज भाई साहब ढल जाएंगे, यानी कि सूर्य अस्त हो जाएगा, उसके बाद में ये क्या हो जाती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है। यानी कि दिन में जो टेम्परेचर रहेगा ना, वो बहुत हाई रहेगा, 40 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड तक रहेगा। गर्मियों के टेम्परेचर की बात बता रहा हूँ दिन में। और रात के अंदर कई बार क्या हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है शीत ऋतु के अंदर 8 से 10 सेंटीग्रेड, 15-16 सेंटीग्रेड। कई बार तो अपना ये चूरू श्रीगंगानगर वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे तो जमाव बिंदु तक यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है। यानी कि एक चीज तो इस मिट्टी की एक विशेषता होती है कि जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, जिस कारण से इस क्षेत्र के अंदर जो दैनिक तापांतर होता है, दैनिक तापांतर होता है, वो क्या होता है, हमें सर्वाधिक देखने को मिलता है। दैनिक तापांतर क्या है, सर्वाधिक देखने को मिलता है। तापांतर का मतलब तो तापमान में अंतर। तो दिन में तापमान भाई साहब जैसे 8 जो ऊपर है, और सर्दी जैसे रात का टाइम होते ही बहुत नीचे लो लेवल पे चला जाता है। तो दिन की और रात के टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है। ऐसे ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के टेम्परेचर में भी बहुत फर्क देखने को मिलता है। ये बात अपने को इसमें ध्यान में रखनी है। अब एक चीज आपको मैं यहाँ से बताता हूँ, क्या है बताने वाली बात है कि गर्मियों के टाइम पे अभी अपन ने कहा कि तापमान ज्यादा हो जाता है, यानी कि भाई ये बलुई जो मिट्टी होती है, रेत होती है ना, ये जल्दी गर्म हो जाती है। तो सुनना, क्या होता है गर्मियों के टाइम पे तापमान ज्यादा होगा, और अपने ज्योग्राफी के अंदर एक टर्म चलता है कि जहां जहां यानी कि जिस क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उस क्षेत्र में वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर हाई, तो जो हमारा वायुदाब है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब जो हवाएं चलती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यानी कि हवाएं, निम्न वायुदाब कहाँ है गर्मियों में, थार के मरुस्थल की ओर। तो जो मानसूनी पवनें चलेंगी, तो वो कहाँ से चलेंगी, अपने समुद्री एरिया से, यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से निकल के कहाँ पे आती है, अपने थार डेजर्ट की ओर आती है। यानी कि थार डेजर्ट क्या करता है, मानसूनी पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि वहां पे क्या बना है, लो प्रेशर बन गया है। अब लो प्रेशर बनेगा तो हवाएं अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करेंगी, फोर्स करेंगी, यानी कि गति बनाएंगी, यहाँ उधर की ओर चलने लगेंगी, और इधर से मानसून कौन उधर जाके बरसात करती है। तो बारिश के अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये चीज हल्के में मत लेना इसको। और एक चीज और बताऊं, यहाँ पे जिस क्षेत्र में लो प्रेशर होगा, तो वहां पे क्या होगी, हाई प्रेशर से हवाएं आएंगी, और हवाएं आती है तो अपने साथ में, अब रेत है तो रेत को उड़ाएंगी साथ में। तो ये भी चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि गर्मियों में सर्वाधिक आंधियां चलने का कारण क्या है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। तो टेम्परेचर हाई रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा। और हवाएं, अपने टर्म याद रखना है, क्या टर्म है कि जो हवाएं होती है, जो विंड होती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती है, फोर्स करती है, गति करती है। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। यानी कि मानसून को आकर्षित करने में भी थार के मरुस्थल की बहुत इंपोर्टेंट भूमिका
रहती है, ये बात भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, या फिर आप याद रख सकते हो इस चीज को। ठीक है, अब सुनो जी इधर काम की बात। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट है? आप कहोगे सर 41 है, 41 जिले अपने राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, विद्यमान है एट प्रेजेंट के अंदर। देखो, एक अपन छोटा सा मैप बनाते हैं राजस्थान का। ठीक है, ये मत करना है सर, मजा नहीं आया आपके मैप में, जैसा बड़ा बढ़ गया। ठीक है, ये लो थोड़ा सा सही कर लेता है, ये लो आप कह रहे हो तो थोड़ा सा मैं इसको सुधार लेता हूँ ना, ये लो। ठीक है, बढ़ गया जी। देख लो, समझना है अपने को। ये आ गई हमारी अरावली, क्या आ गई? हमारे अरावली आ गई है। ठीक है, ये हमारे अरावली है। इसका ये इधर वाला हिस्सा ये हमारा क्या है? मरुस्थलीय या डेजर्ट एरिया है। और ये जो क्षेत्र है इसके अंदर टोटल है 17 जिले। कितने जिले? 17 जिले हैं इस क्षेत्र में। इन 17 जिलों में एक जिले को छोड़ दो, सिरोही को छोड़ दो, तो कितने बचे? तो आप कहोगे सर 16 जिले बच रहे। तो इन 16 जिलों में इसका किसका मरुस्थल का क्या है? विस्तार देखने को मिलता है, फैलाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी 16 जिलों में। जैसे हमारा सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, हनुमानगढ़ के बाद में श्रीगंगानगर है, बालोतरा है, ब्यावर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालौर है, पाली है। ठीक है, ये सारे जिले से के अंदर आते हैं मरुस्थल के अंदर। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखनी है। अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछ लूं इस क्षेत्र की इंपोर्टेंट ये सबसे लंबी नदी कौन सी है? मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जवाब देना सर लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। अब ये जो लूनी नदी है ना, ये अपने अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है। नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है, ये बात में ध्यान रखनी। नाग पहाड़ी अजमेर से ये निकलती है। ठीक है, इसे मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मरुस्थल की गंगा। ठीक है, ये कच्छ के रण में गिरने से पहले विलुप्त हो जाती है, जिस कारण से इसे क्या कहते हैं? अंत स्थलीय प्रवाह की नदी भी कहते हैं। अब लूनी नदी की एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है जवाई नदी। कौन सी नदी? जवाई। ठीक है, ये नदी का नाम है, ये वो वाला जवाई नहीं है। ठीक है, सासू वाला जवाई नहीं है, है ना, ये जवाई नदी है। इसकी एक सहायक नदी आती है जवाई नदी, और इस जवाई नदी पे एक बांध बना हुआ है, जवाई बांध। क्या बांध है? बांध का नाम याद रखना, जवाई बांध बना हुआ है। और ये बना कहाँ है? तो याद रखना, पाली जिले की सुमेरपुर तहसील में। कहाँ? सुमेरपुर तहसील में बना हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसका जो निर्माण था वो जोधपुर के शासक उमेद सिंह ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? जोधपुर के शासक उमेद सिंह ने। ठीक है, जोधपुर रियासत के शासक उमेद सिंह ने करवाया था, ये बात भी ध्यान रखनी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है, इसलिए मैंने बताया जवाई बांध। ठीक है, जवाई नदी पे बना हुआ है, और कहाँ पे है? सुमेरपुर तहसील। पीली लिख दिया मैंने तो, है ना, पाली आएगा यहाँ पे, पाली। ये लो पाली हो गया। ठीक है, इस क्षेत्र का यानी कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। लूनी नदी एक सहायक नदी है, जवाई नदी, और जवाई नदी पे पाली सुमेरपुर तहसील में जवाई बांध बना हुआ है, जिसका निर्माण जोधपुर के शासक उम्मेद सिंह ने करवाया था। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, रह जाएगी। 1946 के आसपास करवाया था, और 1957 के आसपास इसका निर्माण कंप्लीट हो चुका था। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अगर मैं पूछ लूं इस क्षेत्र के अंदर कोई फेमस नहर वगैरह भी है क्या? तो आप कहोगे जी सर है फेमस नहर, आपको नहीं पता तो हम बता देते। फेमस नहर है इंदिरा गांधी नहर जी। याद आ गई, मेरे को भी याद है। देखो, इस क्षेत्र में एक फेमस नहर आती है। अब वो फेमस नहर कैसे आती है? ये आती है एक नदी, ये नदी कौन सी है? सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। और इधर से इसके अंदर एक नदी आके मिलती है यहाँ पे, और उसके बाद में ये आगे निकल जाती है। इसका नाम है क्या? व्यास। ठीक है, ये लो, ये तो राक्षस ताल से निकलती है, जिस राक्षस ताल भी कहते हैं, और ये व्यास कुंड से आती है, हिमाचल प्रदेश से। अब ये जहाँ पे एक दूसरे का मिलन होता है, ये संगम होता है, ये संगम कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, पंजाब के कपूरथला में। कहाँ होता है मिलन? मिलन अभी बाकी अधूरा है, ये लो, कपूरथला के अंदर। ठीक है,
ये दोनों नदियां कहाँ के मिल गई, कपूरथला पंजाब के अंदर। और जैसे ये दोनों मिली ना, तो यहाँ पे एक दरवाजा बना दिया, अरे दरवाजा नहीं, डैम बना दिया। डैम कौन सा, डैम का नाम ध्यान रखना, हरि के बैराज। क्या बनाया, हरि के बैराज। ठीक है जी गुरु जी, याद रख लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। और यहां से एक नदी निकाल दी गई, जिस नदी का नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है, इंदिरा गांधी नहर। ये लो, अब सुनो, थोड़ी सी इंदिरा गांधी जी का नाम आ गया तो मैं थोड़ी सी बातें आपको बताता हूँ। ये जो इंदिरा गांधी नहर है ना, इसका निर्माण हुआ था 31 मार्च 1958 में इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। और जब इसका निर्माण हुआ था तब इसे राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ, एक तारीख और आती है 31 अक्टूबर 1984, 1984। इस दिन क्या हुआ सर जी, इस दिन हुआ भाई साहब, इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उनका स्वर्गवास हो गया, उनका देहांत हो गया। ठीक है, वैसे तो इनके गार्डियन को गोली चला के मारा था। ठीक है, उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी की क्या होती है, मृत्यु होती है। और एक तारीख और आती है 2 नवंबर 1984। अब इस दिन क्या हुआ, तो इस दिन ध्यान रखना, राजस्थान नहर का नाम बदल के क्या रख दिया गया, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी। और इसे, ये एक पूरा प्रोजेक्ट था। ठीक है, ये पूरा एक क्या था, प्रोजेक्ट था राजस्थान का, जो उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है उसको जल से लाभान्वित करने का। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम भी आता है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। रह जाएगी इतनी बात याद, जी सर रह जाएगी। अब ये जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, ये थोड़ा सा क्या है, अपन इसको एक तो पथरीले मरुस्थल में और रेतीले मरुस्थल, दो प्रकार से यहाँ से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। करना चाहे तो, क्या करना चाहे तो, डिवाइड करना चाहे तो इसको मैं यहाँ से बांट सकता हूँ। देखो थोड़ा सा बांट के दिखाता हूँ, हालांकि यहाँ से प्रश्न मुश्किल ही पूछा जाए, फिर भी अपन बात कर लेते हैं। ये दो भागों में बांट सकते हैं अपन इसको। एक तो रेतीला मरुस्थल, जहाँ पे केवल रेत ही रेत हो, और एक आता है पथरीला मरुस्थल, पथरीला। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, रेतीला मरुस्थल जहाँ रेत ही रेत हो, पथरीला मरुस्थल जहाँ रेत और पत्थर दोनों हो। ठीक है, सर्वाधिक कौन सा मिलेगा, रेतीला, और सबसे कम कौन सा मिलेगा, पथरीला। तो ये चीज भी आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। अब प्रश्न आता है सर मरुस्थल का निर्माण हुआ कैसे। ठीक है, आता है कि नहीं आता, तो ये ध्यान रखना, कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ, यहाँ 33 सागर माना जाता था। क्या माना जाता था, आपने सुना होगा ना, वेगनर का अपन सिद्धांत भी पढ़ा था यार, 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं मरुस्थल वाला हिस्सा। हाँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी प्यारी बात बताता हूँ। बात क्या है कि कार्बोनिफेरस युग के आसपास क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था, इस क्षेत्र के अंदर, कौन सा क्षेत्र देख लेते हैं एक बार, मैप बनाता हूँ वापस से। गलत बन जाते ऐसे मत करना, अरे यार सर आपको तो मैप ही नहीं बनाना, जल्दीबाजी में तो ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये मैप है और ये हमारी क्या है, अरावली है। ये वाला क्षेत्र था ना, कार्बोनिफेरस युग के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, समुद्र था। और वो समुद्र कौन था, और कोई नहीं था, टेथिस सागर था। कौन था, टेथिस सागर था। अब टेथिस सागर क्या हुआ, समय के साथ ये समुद्र नीचे जाता गया और जो स्थल भाग था वो ऊपर उठता गया। ठीक है, ये भूगर्भीय क्रिया हुई थी, उस पर अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अपने को इतना ध्यान रखना, ये टेथिस सागर का हिस्सा है। अब क्या हुआ, जैसे समय बीतता गया, युग बदलते गए, प्लीस्टोसीन काल के अंदर क्या हुआ कि इस क्षेत्र में मनुष्य का प्रादुर्भाव होता है, यानी कि जो टेथिस सागर था वो तो चला गया नीचे और जो स्थल भाग था वो आ गया ऊपर। अब जैसे ऊपर आ गया, यानी कि आज भी अपने जो जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जुरासिक काल के अवशेष भी मिले हैं, यहाँ पे मछली के, ठीक है, जो भी जलीय जीव होते हैं ना, इनके अवशेष भी मिले हैं यहाँ पे। ये चीज भी ध्यान में रखनी है अपने को। तो यहाँ पे अपने को मेन मुख्य जो मोटी मोटी बात है वो ध्यान में रखनी है कि ये जो मरुस्थलीय हिस्सा है ये किसका भाग था, टेथिस सागर का भाग था। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। वो एग्जाम्पल आते हैं कि समुद्र है तो खारा तो होगा ही। अब खारा होगा तो यहाँ पे या इस वाले क्षेत्र के अंदर
अपने को खारे पानी की झीलें भी देखने को मिलती है। अब खारे पानी की झीलें ये बताती है कि हाँ भाई यहाँ पे किसी समय में सागर हुआ करता था, टेथिस सागर, ठीक है। जैसे पंचपदरा, लूणकरणसर, डीडवाना, सांभर, ये कुछ झीलों के नाम है, ठीक है, सांभर, जो ये बताती है कि हाँ यहाँ पे क्या था, टेथिस सागर हुआ था किसी जमाने में। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब बताओ इतनी बात यहां तक क्लियर हुई क्या? जी सर हो गई क्लियर। अब सुनो मेरी बात, सुनने वाली बात क्या है, तो सुनने वाली बात ये है, सुनने को तो बहुत कुछ अगर सुनना चाहो तो, मगर आज का जो युग चल रहा है ना, आज का जो दौर चल रहा है ना, इसमें श्रोता से ज्यादा वक्ता हो चुके हैं, यानी कि सुनने वाले से ज्यादा बोलने वाले हो चुके हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो किसकी सुन रहे क्या सुन रहे, ठीक है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। एक व्यक्ति हुआ था, व्यक्ति का नाम है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। कौन है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। इसने इस मरुस्थलीय प्रदेश को क्या कहा? मरुस्थल को क्या कहा? रुक्ष प्रदेश। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। इस मरुस्थल को क्या कहा? रुक्ष प्रदेश कहा। और हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री आया था जिसका नाम है हवेन सांग। क्या है? हवेन सांग, ठीक है। इसने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है, सी यू की, सी यू की, ठीक है। ऐसे नहीं लिखते इसको, हिंदी में लिख देते हैं सी यू की, ठीक है। ये लो, इसका मतलब होता है पश्चिमी भारत का रिकॉर्ड, अनुवाद इसका हिंदी में। तो ये आता है और ये इस मरुस्थलीय क्षेत्र को कहता है गुर्जरात्र। क्या कहता है? गुर्जरात्र कहता है। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। रुक्ष प्रदेश किसने कहा? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। और गुर्जरात्र किसने कहा? हवेन सांग ने कहा था, जो कि एक चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के काल में था। इसकी पुस्तक भी कई बार पूछ ली जाती है, सीयू की, ये ध्यान रखना। इसका हिंदी में अनुवाद होता है पश्चिमी भारत का रिकॉर्ड, ठीक है। ये बात याद रख लोगे? जी सर रख लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दो राय वाली बात भी नहीं है। आगे सुनो जी, जस्ट ए मिनट। हाँ जी आ जाओ, इधर आ जाओ। थोड़ा सा क्या जुकाम लग गया ना। अब सुनो, थोड़ी सी बात और बताता हूँ इसके बारे में आपको। ये जो पश्चिमी मरुस्थल है ना, ये किसका भाग माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो मरुस्थल है ये माना जाता है ग्रेट पेलियो, ग्रेट पेलियो आर्कटिक, अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है। अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है, ये भी आपको हाँ जी आ जाओ, इधर आ जाओ। थोड़ी सी और बात करते हैं अपने इसके अंदर। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, इसके बारे में बात करते हैं, कहाँ से आया, ठीक है। तो बातें करते हैं। तो ये जो मरुस्थल है, ये है हमारे ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का, अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैसा भाग है? पूर्वी भाग है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का ये पूर्वी भाग है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात अपन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यार तबियत डाउन चलती है तो क्लास को थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे ना। देखो ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, अपन इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कितने भागों में बांटा अपन ने इसको?
तरह अपन ने इसको दो भागों में बांट दिया। कितने कौन कौन से भाग है? एक तो हमारा आ गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। और दूसरा हमारा प्रकार आता है सर जी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब इनका भी डिवाइडेशन हो जाता है मेरे भाई। कैसे? ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ना, ये बढ़ जाता है दो भागों में। एक तो आता है बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ठीक है। और दूसरा आता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, स्तूप मुक्त प्रदेश। यानी कि वह क्षेत्र जहां पे जो रेत के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनाई जाती है, यानी कि गर्मियों के अंदर क्या हवाएं चलती है, अभी अपन ने देखा आंधियां चलती है, उन आंधियों के द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती है इस मरुस्थलीय एरिया के अंदर, इस अगली क्लास में अपन उनके बारे में भी जानेंगे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाई जाती है, ठीक है। तो एक तो वह क्षेत्र जहां पे ये आकृतियां ज्यादा देखने को मिलती है, या फिर एक वह क्षेत्र जहां पे ये आकृतियां नहीं मिलती है, ठीक है। ये दो प्रकार से इसको बांट दिया अपन ने। अब इसको अपन चार भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं इनको? इसको अपन चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग है? पहला आता है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान, ठीक है। दूसरा आता है शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, ठीक है। तीसरा आता है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, ठीक है, नागौरी उच्च भूमि आती है। और चौथा आता है हमारा गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। ये चार प्रकार से ये बांटा गया। अब जो हमारी अगली क्लास होगी ना, उसमें अपन शुष्क के बारे में, अर्ध शुष्क के बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी एक शब्द और आया है मेरे दिमाग में, एक आपने कई बार सुना होगा, शब्द आता है रेगिस्तान मार्च या मरुस्थलीकरण। मान लो क्या होगा? रेगिस्तान मार्च या फिर मरुस्थलीकरण। रेगिस्तान मार्च कभी आपने सुना हो, या फिर मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण क्या होता है ये? तो सुनो, रेगिस्तान का आगे बढ़ना या रेगिस्तान का विस्तार क्या कहलाता है? मरुस्थल का विस्तार क्या कहलाता है? रेगिस्तान मार्च कहलाता है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं अपन मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना या मरुस्थल का विस्तार क्या कहलाता है? विस्तार ही रेगिस्तान मार्च मरुस्थलीकरण कहलाता है, ठीक है। अगर हमारे अरावली नहीं हो ना, तो इसका विस्तार दिल्ली में, यूपी में, एमपी तक पहुंच जाए, ठीक है। तो अरावली भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। और इसके लिए रेगिस्तान मार्च के लिए फेमस शहर कौन सा है? तो ये आता है नाचना। जैसलमेर का एक शहर है, जैसलमेर का एक गांव है, सॉरी शहर नहीं गांव है, जो है नाचना, जैसलमेर, ठीक है। ये हमारे पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है ये जैसलमेर, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी यही है जैसलमेर, ठीक है। अगर ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आज की इस कक्षा में अपन ने ये सभी बातें देखी। क्लास कैसी लगी ये आपको जरूर बताना है। आगे की जो क्लास होगी उसमें अपन अपने शुष्क मरुस्थल को और अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ आज की इस कक्षा को करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राम राम, खमा घनी।